बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद आई एम ब्लॉगिंग अगैन। फ़ोन भी अपडेट हो गया है, मुझे थोड़ा सा कुछ अपडेटेड सा दिख रहा है। गोइंग टुवर्ड्स द कोर्ट फ्रॉम द पार्किंग एरिया। कोर्ट रूम 4th फ्लोर पे, और आज हम 4 फ्लोर चढ़ के ही जाएंगे कैसे भी करके। 3 फ्लोर हो गए चढ़ते चढ़ते, ऐसे लग रहा है पहाड़ों पे आ गए हैं हम। दिस इज़ द व्यू यू गेट अगर आप क्लाइंब करके आते हो तो। स्टेयर्स नहीं है, रैम्प क्लाइंब करके ऑलमोस्ट ऑन द 4th फ्लोर। मैं आज थोड़ा सा लेट भी हूँ यूजुअल टाइम से, 9 बजे पहुँचने के हिसाब से, और वैसे तो मैटर भी थोड़ा लेट ही है। बहुत सारे लोगों को पता होगा दिल्ली में बहुत सारे जजेस के ट्रांसफ़र हुए हैं, सभी एडवोकेट्स को पता होगा इनफैक्ट जो प्रैक्टिस में है। मुझे तो पर्सनली मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस चीज़ से। हमारे जिन जिन भी मैटर में आर्ग्यूमेंट्स हो चुके थे या कोई ऐसे स्टेज भी थे जहाँ पर ऑर्डर्स आने वाले थे, फेवरेबल आने वाले थे, वहाँ तो बहुत ही बुरा लगता है। जहाँ फेवरेबल नहीं भी आने वाले थे वहाँ भी मोस्ट ऑफ द केसेस में इन स्पाइट ऑफ सप्लाइंग रिटन आर्ग्यूमेंट्स, मेरी एक प्रैक्टिस हमेशा रहती है। मुझे लगता है, हमारी टीम को ही लगता है कि हमें रिटन में हमेशा हर चीज़, हर आर्ग्यूमेंट सप्लाई करना चाहिए, किसी को लगे या ना लगे। बट आई यूजुअली प्रेफर सप्लाइंग रिटन आर्ग्यूमेंट्स अलॉन्ग विद गिविंग ओरल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि उसको जिस फोर्स से दिया जा सकता है वो अलग ही तरह की फोर्स होती है। बट अब फिर से वो रिटन आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी, फाइल में नोट्स होने के बाद भी हमें बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स दोबारा करने पड़ेंगे। तो अब कोई पूछे इस बात से कि पेंडेंसी क्यों ज़्यादा है, तो इससे भी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। एनीवे, हमें तो करना ही है, क्लाइंट्स भी परेशान होते हैं और भी लोग परेशान होते हैं, और कोई आसान चीज़ तो होती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें 2-3 बार में रिटन आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हुए होते हैं, कई बार तो इंटरिम एप्लीकेशंस में, स्पेशली सिविल केसेस में, उसको दोबारा करने से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जितना टाइम लगता है, वो इट्स नॉट वेरी इजी टू बियर। एनीवे, आई एम एट द पोस्ट ऑफिस अगेन टू डू सम वर्क। आई होप, पोस्ट ऑफिस से मुझे याद आया, एक वीडियो है, 2 वीडियोस हैं इनफैक्ट, जो पीएफ वाली और एक है एक सेकेंड यार, इट्स ओके, इतना सस्पेंस में मत आओ, अभी पता लग जाएगा कि क्या हुआ था, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई थी। बट उससे पहले जो भी लोग पीसीएसजे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी स्टेट के, उनके लिए अनअकैडमी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स बहुत टाइम से ला ही रहा है। बट अब मुझे जो आजकल बहुत अच्छी चीज़ लग रही है वो है स्पेशल क्लासेस और मॉक टेस्ट का बिल्कुल फ्री हो जाना। स्पेशल क्लासेस में एग्जैक्टली आपको वही फीचर्स मिलते हैं जो अनअकैडमी की यूजुअल क्लासेस में आपको मिलते हैं। ऑफकोर्स इन क्लासेस को आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट करने के लिए कि ऐप कैसा है, फैकल्टी कैसी है, आपको वहाँ पर जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने के तरीके कैसे लग रहे हैं, कौन सा बैच आपको बेस्ट लग रहा है। आई मीन, अगर आप किसी टीचर को अटेंड करोगे उनकी क्लास को और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किसी पर्टिकुलर बैच में पढ़ाते हैं, तो वो आप अनअकैडमी का डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी ऐप पे फ्री टेस्ट में एनरोल करना है, फ्री स्पेशल क्लासेस लेनी है, हर चीज़ के लिए आपको कोड लगेगा वीलॉगिश, विच ऑल्सो हैपन्स टू बी द नेम ऑफ माई चैनल। आप वीलॉगिश या वीलॉगिश 10 दोनों ही कोड को यूज़ कर सकते हो। कोड मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी लिखा हुआ दिया है, तो डेफिनेटली आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करो, और चाहे कुछ करो या ना करो, बट अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके मॉक टेस्ट ज़रूर दो फ्रीक्वेंटली। कभी कभी तो बिना सोचे समझे भी मॉक टेस्ट दो फ्री टाइम में, चाहे आप 20, 30, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, बट डेफिनेटली करो, क्योंकि वहाँ से ही आपको पता लगता है कि आपको अपने रिजल्ट को नंबर 1 लाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने होंगे। डू विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मास्क पहन के रखना बहुत मुश्किल है, और मैं सोच रही थी कि मैंने ये अकेले में मास्क क्यों पहना हुआ है बट मैं बोल रही थी कि 2 वीडियोस हैं, एक पीएफ वाली हो गई और एक फाइल इंस्पेक्शन वाली हो गई, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। और बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं और भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि वकालतनामा कैसे फिल करना है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी बताना है। तो उसको भी हम ज़रूर, ऐसी वीडियोज़ को भी क्रिएट करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल तो ये वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। टुडे ना आई एम नॉट इन अ वेरी गुड मूड, सुबह से फिज़िकली इमोशनली आई फील वेरी ड्रेन्ड, सो आई थिंक आई शुड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। बाकी मेरे को सल्यूट करो सारे, बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस कोट, और मुझे ना लिटरली हीट फ्रॉम द सन इज़ making me burn inside. I just want to throw it away as soon as I can. Of course, I'm proud of the uniform. I'm proud of the clothes that I wear every day to work. But ये बोलना कि मुझे बड़ा मज़ा आता है इसे पहन के, साफ झूठ होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस बुक, बट ये बुक मैंने बचपन से ही बहुत देखी है अपनी स्कूल लाइब्रेरी में, बहुत लोगों को पढ़ते हुए। सडनली मैं कल कहीं गई थी, मैंने बोला ना कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा कुछ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था, तो मैं गई तो मैंने ये बुक ली।
बट एज सुन एज आई स्टार्टेड रीडिंग दिस, वैसे मुझे अच्छा लगा शुरू में पढ़ के, लेकिन प्रोलोग से पहले वो एक पेज होता है ना जहाँ पे लिखा होता है कि कॉपीराइट कब से है और ऑथर कौन है, फिर पब्लिश किसने किया है। वहाँ पे एक लाइन लिखी थी, द मॉरल राइट ऑफ द ऑथर हैज़ बीन असर्टेड। मॉरल राइट देखते ही ना मुझे फ्लैशबैक टू कॉलेज हो गया। आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं पता, मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद है और उसमें भी कॉपी राइट तो इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। तो मुझे याद आया मॉरल राइट्स के बारे में तो मुझे आपको भी बताना चाहिए। ये जो मॉरल राइट्स है ना, ये इस तरह के राइट्स हैं जो आपके कॉपीराइट में, इनफैक्ट अगर आपको उससे रिलेटेड रॉयल्टी आप नहीं कमा रहे हो, अगर आप किसी अपने बनाए हुए वर्क को बेच भी चुके हो, किसी और को ट्रांसफ़र भी कर चुके हो, तो ये उस तरह के राइट हैं जो उसके बाद में भी आप असर्ट कर सकते हो। अगर आपके लिखे हुए नॉवल के, आपके बनाए हुए किसी स्कल्पचर के, किसी स्कल्पचर में दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि इससे रिलेटेड जो एक इंडियन केस है वो स्कल्पचर पे ही बेस्ड था, अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई कैन नेवर फॉरगेट, मॉरल राइट्स में हमेशा वही पढ़ाते हैं कॉपीराइट में। जैसे ही मॉरल राइट्स का टॉपिक शुरू होता है, उसमें क्या हुआ था ना, एक आर्टिस्ट ने जब एक म्यूरल बनाया था कहीं आर्ट गैलरी में रखने के लिए, उसने म्यूरल बनाया, उसके पैसे लिए, उसने म्यूरल को सेल ऑफ कर दिया और आर्ट गैलरी में वो रखा गया। कुछ सालों बाद उस म्यूरल को अपने आप ही आर्ट गैलरी से हटा के, बहुत प्रेस्टिजियस सा म्यूरल था वो, इनफैक्ट किसी बड़ी जगह के लिए बना था, बड़ी सी आर्ट गैलरी गवर्नमेंट रिलेटेड, उसे वहाँ से हटा के थोड़े सालों बाद ऑथर से बिना पूछे, बिना परमिशन लिए एक स्टोर रूम जैसी जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो ऑथर ने सू कर दिया इस चीज़ के लिए कि मेरे मॉरल राइट्स वायलेट हुए हैं, मुझसे पूछ के ये सब करना चाहिए था या फिर मुझे हैंड ओवर करना चाहिए था अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने बोला येस, इनफैक्ट अगर वो उसे बेच भी चुका है, अपने सारे राइट्स खो भी चुका है उसमें कॉपीराइट रिलेटेड, पर मॉरल राइट उसके रहेंगे हमेशा तक। जब तक कॉपीराइट रहता है ना, तब तक मॉरल राइट रहते हैं। यानी कि आप किसी ऑथर के बनाए हुए, किसी क्रिएटर के बनाए हुए वर्क को ऐसे ही डिमोलिश नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उसकी रेपुटेशन हार्म हो या जिससे उसको ख़राब लगे, कह सकते हो आप, क्योंकि वो अपने ऑफ कोर्स क्योंकि वो अपने वर्क से अटैच्ड होता है, उसने उसमें बहुत सारी मेहनत दी होती है, क्रिएटिविटी दी होती है। तो वही मैं देख रही थी, नॉवल के जो ऑथर्स होते हैं वो भी अपने मॉरल राइट्स को असर्ट करते हैं कि अगर हमने इसके राइट्स किसी और को दे भी दिए, अगर इसकी रॉयल्टी सारी सेल प्रोसीड्स किसी और कंपनी को भी आ रही है, पब्लिशर को भी आ रही है, उसके बाद भी अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे या इसमें कुछ ऐसा मेजर हटाओगे जिससे कि ऑथर की रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ सकता है, इस वर्क की ऑथेंटिसिटी ख़राब हो सकती है, तो ऑथर आपको सू कर सकता है। हमेशा याद रखना, ये नहीं कि बस आपने किसी से उसका वर्क ख़रीद लिया, उसको उसके पैसे दे दिए, उसको उसके लिए डिज़ायर्ड रेम्यूनरेशन दे दिया, तो आप उसके वर्क के साथ कुछ भी कर सकते हो। दैट कैन नॉट हैपन एज पर द कॉपीराइट लॉज दैट वी हैव। आज सुबह से तो इतना कुछ खास किया नहीं है, ऐसी जो संडे को चीज़ें करते हैं वो की। अब तो देखते हैं अभी आज के दिन में क्या करना है।